अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान और मेरे साथ मौजूद है मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तबस्सुम। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अम्मी को क्या समझ आया? पाकिस्तान वो देश जहां से कभी गरीबी की ऐसी वीडियोस आती हैं कि खाने को रोटी तक सही से नहीं मिल रही है। कर्ज का बोझ इतना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर वसूली पर आ जाएगी तो जीडीपी कम बढ़ जाए। नकदी की किल्लत और बेतहाशा महंगाई, ये पाकिस्तान के लिए बहुत आम बात है। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज तो कॉमन है, वो है पैसे की कमी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की ये कमी एक झटके में दूर हो सकती है, जी हाँ, पैसे की कमी से लड़ रहे पाकिस्तान को सिंधु नदी में करीब 28 लाख तोला गोल्ड रिजर्व मिला है, जिसकी कीमत करीब 80,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पाकिस्तान को मिले सोने का इंडिया से गजब का कनेक्शन है और अब पाकिस्तान में इसके खनन की तैयारी चल रही है। पर क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान के लिए वो इतना सोना निकाल ले? और अगर निकाल लेगा तो क्या इससे पड़ोसी देश के हालात बदल जाएंगे? और पाकिस्तान में पहले भी मिले करोड़ों टन गोल्ड रिजर्व का क्या हुआ? क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है कि गोल्ड रिजर्व मिला हो। चलिए सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में कहां और कैसे गोल्ड रिजर्व मिला है। देखिए, कहानी 10 जनवरी के एक ट्वीट से शुरू होती है। दरअसल 10 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के खनन मंत्री रहे इब्राहिम हसन मुराद ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि साहब अटक में सिंधु और काबुल नदी के संगम पर सोने के रिजर्व मौजूद हैं। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए हसन ने कहा कि जब वो मंत्री थे तो ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी कि सिंधु के किनारे बसे अटक शहर के कुछ लोग मशीनों से खुदाई कर रहे हैं। जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि यहाँ सोना तलाशा जा रहा है। उसके बाद इलाके में धारा 144 लागू करके सोना निकालने के लिए खुदाई पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद 20 जनवरी 2025 को पंजाब की सरकार के मौजूदा खनन मंत्री शेर अली गोरचानी ने भी पंजाब के अटक जिले में 70,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कीमत के सोने के भंडार मौजूद होने का दावा किया। गोरचानी के मुताबिक अटक में 32 किलोमीटर के इलाके में 28 लाख तोला सोना मौजूद है। माने अभी ये दावे चल रहे हैं, लेकिन जहां ये दावे किए जा रहे हैं, ये जो लोकेशन है ये बड़ी खास है, क्योंकि इसी का कनेक्शन साहब इंडिया से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि 5 करोड़ साल पहले भारत और यूरेशिया के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से हिमालय बनना शुरू हुआ था। टेक्टोनिक प्लेटों की एक्टिविटी के दौरान ही चट्टानों से सोना और बाकी और मिनरल्स अलग हुए। तिब्बत के पहाड़ों में मानसरोवर झील से निकलने वाली हिमालय नदी सिंधु में चट्टानों के टुकड़े और गोल्ड जैसे बाकी मिनरल्स के कण भी बहते चलते हैं। अब हजारों किलोमीटर पहाड़ी इलाके का सफर करके सिंधु जब मैदानी इलाकों या घाटियों में पहुंची तो उसकी स्पीड धीमी हो गई। स्लो स्पीड के चलते इकट्ठा होकर वजनदार हो चुके ये पार्टिकल्स भी नदी के तली में बैठ जाते हैं। इसे प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। पहाड़ी चट्टानों से मेटल्स के अलग होने और उसके प्लेसर डिपॉजिट बनने के इस प्रोसेस में हजारों लाखों साल लगते हैं। सिंधु नदी के प्लेसर डिपॉजिट की बाकी मेटल्स के साथ ही कुछ अमाउंट में सोना भी मौजूद है। अब इस सोने को प्लेसर गोल्ड कहते हैं। यही प्लेसर गोल्ड अब पाकिस्तान के पंजाब के अटक में मिलने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, जहां मैदानी इलाके होने की वजह से सिंधु नदी धीमी हो जाती है, लेकिन ये सिंधु नदी मानसरोवर से निकलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और पाकिस्तान से पहले भारत के लेह और लद्दाख के इलाके में दाखिल होती है। यहाँ ये लेह से करीब 150 किलोमीटर दूर ज़ैंस्कर नाम की सहायक नदी से मिलती है। यानी ये सोना इंडिया में नहीं निकाला जा सकता क्या? देखो, इंडिया में करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सिंधु पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट और बाल्टिस्तान में घुसती है और उसके बाद पंजाब के मैदानी इलाकों में पहुंचती है। लद्दाख से गुजरने के दौरान भी सिंधु में सोने के पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वहां पहाड़ी रास्तों के चलते नदी का बहाव तेज है, इसलिए बहुत ही कम प्लेसर डिपॉजिट बन पाता है। इसके अलावा पहाड़ी रास्तों के चलते लद्दाख में प्लेसर गोल्ड निकालने की कोशिश करना सही नहीं है। हालांकि अगर पाकिस्तान को यहाँ बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड मिलता है तो मुझे लगता है साहब कि हमारे देश इंडिया में इस पर काम किया जा सकता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से पहाड़ों के इन मुश्किल रास्तों को आसान बनाया है, तो ये काम भी किया जा सकता है। और रही बात नदी की, तो अगर सही अमाउंट में गोल्ड हुआ तो उसके बहाव को भी स्लो तो किया ही जा सकता है। खैर, वो काम तब किया जाएगा जब गोल्ड रिजर्व मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी बातें हुई हैं वो पाकिस्तान के मंत्रियों ने की हैं। लोग तो पूछ ही रहे हैं ना कि अटक में गोल्ड रिजर्व मिलने का कोई पुख्ता सबूत है या नहीं। दरअसल पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान यानी जीएसपी ने अटक में 25 किलोमीटर के इलाके से 500 सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। इनमें सोने की मौजूदगी साबित हुई है। इब्राहिम हसन मुराद ने जीएसपी की साल 2022 से 23 की एक रिपोर्ट के बेस पर यह दावा भी किया था।
जीएसपी की इस रिपोर्ट का नाम था अटक जिले में सिंधु नदी पर प्लेसर गोल्ड का मूल्यांकन। रिपोर्ट में लिखा है, पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाकों में तांबे और सोने की मौजूदगी का पता लगाया जा रहा है। अटक जिले और खैबर पख्तूनख्वा के मानसहारा जिले में भी जियोकेमिकल तकनीक से प्लेसर गोल्ड का पता लगाने की कोशिश जारी है। अटक में सोने का पता लगाने के लिए किए गए सर्वे की रिपोर्ट पाकिस्तान सरकार को भी भेज दी गई है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में 6000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की जियोलॉजिकल मैपिंग की जानी है। अब जीएसपी के एक ऑफिसर ने डॉन से कहा, हाँ हमने एक रिसर्च की है और अपनी रिपोर्ट पंजाब माइंस और मिनरल्स डिपार्टमेंट को भेज दी है। हम रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये अब डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। वहीं बीबीसी के एक रिपोर्ट में जीएसपी के एक ऑफिशियल ने कहा कि सिंध की तहसील नगर पारकर में भी सोने के रिजर्व मिले हैं। इसकी रिपोर्ट सरकार को भिजवा दी गई है। डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इन गोल्ड रिजर्व से सोना निकालने की प्लानिंग की जा रही है, जिस प्लान को सरकारी कंपनी नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान यानी नेस्पाक और पंजाब के माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट चलाएंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय जरा अलग है। दरअसल जब इस बारे में डिटेल में पूछा गया तो पाकिस्तान में मिले इस सोने को कब तक और कैसे निकाला जाएगा, तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ हवा बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका जैसे देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान की ये इमेज बन सके कि अब पाकिस्तान के पास पैसा आने वाला है। पर कैसे? देखो, सिंधु नदी में उत्तरी इलाके से लेकर अटक तक सोना निकालने के लिए लोगों ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगा रखी है, क्योंकि ये गोल्ड रिजर्व इतने बड़े नहीं हैं कि इनसे सोना निकालने के लिए सरकार ऑफिशियली तौर पर इंडस्ट्री लगाए या इसे माइंस की कैटेगरी में रख के माइंस कंपनियों को उसका ठेका दे। माने सोना काफी कम है। इसे ऐसे समझ सकते हो कि तांबे के साथ अक्सर एसोसिएट मिनरल के तौर पर सोना भी निकलता है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम होता है। अगर तांबे के 100 टुकड़े मिलेंगे तो उसके साथ महज 0.1 या 0.2% ही सोना मिलने के चांसेस होते हैं। अटक जैसे उत्तरी इलाकों में सोना बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मिलने वाले सोने के मुकाबले में बहुत कम है। डॉन के मुताबिक कुछ वक्त पहले माइंस डिवीजन ने 500 करोड़ की लागत से कुछ खदानें लीज पर दी थी। 2024 में भी प्लेसर गोल्ड निकालने के लिए 4 गोल्ड ब्लॉक यानी सोने की खदानें लीज पर दी गई थी। हालांकि ये नौशेरा और आसपास के इलाके में थी। बाकी इलाकों में 13 गोल्ड ब्लॉक की नीलामी की कोशिश की गई, लेकिन बोली लगाने के लिए कोई कंपनी आगे ही नहीं आई। शायद उन्हें भी ये लगा हो कि मुर्गे से ज्यादा मसाले में पैसे जाएंगे। वहीं नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान यानी नेस्पाक नाम की पाकिस्तानी सरकारी कंपनी और माइंस डिवीजन ने अटक के इलाके में 9 ब्लॉक की नीलामी के लिए माइंस कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। अटक में मिले सोने को लेकर फिलहाल इतनी ही इंफॉर्मेशन सामने आई है। अब जब सोना इतना है तो इससे पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। देखिए, फिलहाल तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल होने के कगार पर है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 1 महीने के इंपोर्ट का भी पैसा नहीं बचा। $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 280 रुपए हो गई है। देश की आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज में खप रहा है। बेरोजगारी दर 8% के पार हो गई है। ऐसे में क्या इस गोल्ड रिजर्व से हालात बदलेंगे? ये ऐसा सवाल है जिसमें हर पाकिस्तानी एक उम्मीद की तलाश कर रहा है। सीनियर इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अटक में इंडिया करेंसी में 25,000 करोड़ रुपए और पाकिस्तानी 80,000 करोड़ का सोना मिलने से भी पाकिस्तान का कोई खास फायदा नहीं होगा। इसकी 3 बड़ी वजहें। सबसे पहली तो यह है साहब कि सोना निकालने के लिए पाकिस्तान को एक सिस्टम बनाना होगा, लेकिन वहां फैली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते माइन समेत दूसरी सभी इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किसी भी देश के डिपार्टमेंट्स को सही से काम नहीं करने देती है, और वहीं पाकिस्तान में भी हो रहा है। दूसरी वजह है करप्शन। दरअसल पाकिस्तान को इससे पहले भी कई मौके मिले हैं। उसके पास काफी नेचुरल रिसोर्सेज और खेती लायक जमीन भी हैं, लेकिन अनस्टेबल गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज पर ध्यान ही नहीं देती। वहां भयंकर करप्शन है। इस वजह से चीन, जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, अब वो भी पीछे हट रहा है। तीसरी वजह है इमेज। दरअसल किसी भी देश का गोल्ड रिजर्व बढ़ने से ग्लोबल लेवल पर उसकी साख बढ़ती है। पाकिस्तान पर $131.1 बिलियन यानी तकरीबन 11 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर विदेशी कर्ज है। उसे अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए और कर्ज की जरूरत है। अगर पाकिस्तान पूरा सोना निकाल सके तो ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और अमेरिका वगैरह से और कर्ज मांग पाएगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये पहला मौका तो नहीं है कि पाकिस्तान को गोल्ड रिजर्व मिला हो। जी हाँ, पाकिस्तान में पहले भी करोड़ों टन गोल्ड रिजर्व मिलने का दावा किया गया है, पर उसका क्या हुआ? दरअसल कहा जाता है कि बलूचिस्तान के चागी जिले में तांबे और सोने की दुनिया की सबसे बड़ी खदानें हैं। पाकिस्तान के माइनिंग डिपार्टमेंट ने सऊदी अरब के फ्यूचर मिनरल्स फोरम में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसके मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 1.6 अरब टन यानी 1600 करोड़ किलो सोने का भंडार है।
इसमें से हर साल 1500 से 2000 किलो सोना निकाला जा सकता है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान में बड़े अमाउंट में सोने की माइनिंग नहीं हो सकी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ही गोल्ड रिजर्व का क्या हुआ वो मैं आपको 3 प्रोजेक्ट में समझाता हूं। पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व के 3 बड़े प्रोजेक्ट हुए। सबसे पहला रेकोडिक प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने देश में मौजूद गोल्ड रिजर्व की खोज के लिए 3 दशक पहले रेकोडिक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके बाद 2013 में चीनी कंपनियों ने यह प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसे माइनिंग का लाइसेंस ही नहीं दिया। इसके बाद मार्च 2022 आता है और कनाडा के बैरिक गोल्ड कंपनी और बलूचिस्तान की सरकार के बीच समझौते के बाद प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ। फ्यूचर मिनरल्स फोरम को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया साहब कि रेकोडिक प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अगले 10 सालों में सालाना 10,000 किलो तक सोना निकाला जा सकता है। हालांकि अब तक प्रोजेक्ट से कितना सोना निकला इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा प्रोजेक्ट था सेंदक प्रोजेक्ट। देखिए, बलूचिस्तान के चागी जिले में 1990 में एक चीनी कंपनी ने सेंदक प्रोजेक्ट शुरू किया था। 1995 में यहाँ से 1500 मीट्रिक टन तांबा और कुछ सोना निकाला गया, लेकिन फिर प्रोजेक्ट रुक गया। इसके बाद 2003 में चीन की मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया। 2021 में 16,000 मीट्रिक टन तांबा निकाला भी गया था, लेकिन रिपोर्ट में सोने का कोई जिक्र ही नहीं था। क्या हुआ सोने का ये किसी को नहीं पता। सोना था या नहीं था ये भी नहीं मालूम। तीसरा और आखिरी प्रोजेक्ट था चिनियोट प्रोजेक्ट। साल 2015 में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कहा था कि पंजाब के चिनियोट में लोहे और तांबे के रिजर्व हैं और पाकिस्तान की सभी दिक्कतें अगले 3 सालों में दूर हो जाएंगी। ये भी कहा गया था कि यहाँ कुछ सोना भी है, लेकिन अब तक कोई सोना नहीं निकल सका है। तो ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा साहब कि पाकिस्तान इस बार इस सोने को निकाल पाता है या नहीं। आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद जनाब ये थे। अच्छा, बार बार ये कह रहे हैं निकाल पाएगा या नहीं, तो मेरे जहन में आ रहा है कि गोल्ड निकाल पाएगा, हो सकता है निकाल लेता हो, हमें पता ही ना हो। बार बार कह रहे हैं ना कि कई जगहों पे इस तरीके से रिजर्व मिले हैं। मतलब खाली वो तांबा निकाला और वो नहीं पता चला कि वो निकला या नहीं निकला। करप्शन। हाँ, यानी एक कनाडा की कंपनी के साथ बलूचिस्तान वालों का एग्रीमेंट हुआ तो उसका भी नहीं पता। हाँ। इसके अलावा कई मरतबा अक्सर हमारे मीडिया में ये खबरें आ रही होती हैं कि पाकिस्तान से गैस निकली, पेट्रोल निकला है, बड़े ही मतलब है कि अब सारे मसले हल होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं होता। तो पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, चाइना के बारे में ये खबर भी आई थी कि कई सालों तक फ्रेंडशिप में था ना नहीं, अभी भी मतलब मामला है, लेकिन चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो मफाद वाली है। चाइना को सिर्फ और सिर्फ यहाँ की पोर्ट चाहिए होती है किसी कंट्री की, यहाँ से रास्ता चाहिए सी पैक का। तो चाइना की अगर फ्रेंडशिप है तो कहीं ना कहीं उसको सिर्फ अपना मफाद है। चाइना पैसे देकर दबा के रखने वाला कंट्री है, और चाइना का जो पाकिस्तान के साथ मामला है ना, ये और कई कंट्री के साथ सेम इसी पॉलिसी पे चल रहा है। चाइना से पाकिस्तान का तो इस तरह नहीं चल रहा। श्रीलंका को भी लोन दिया हुआ है और अफ्रीकी कंट्रियों को भी लोन दिया हुआ है, क्योंकि गरीब कंट्रीज़ को लोन देने का मतलब ये है कि कल को उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या उनकी बंदरगाहें हैं उनको यूटिलाइज कर सकूँ मैं। अगर आपने किसी पे इतना कर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना, एक होता है जंग गुलामी में आ रहे हैं। हाँ, एक होता है जंग करके किसी मुल्क को कब्जा करना, उसकी एक जगह होगा ना आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपना गुलाम बना लेना। एक होता है पैसे देकर उसको इतना मजबूर कर देना कि अगला बंदा वो आपके मातहत हो जाए। तो चाइना की पॉलिसी तो खैर ये है। अच्छा, इससे पहले कहीं पर भी जो सोना निकला है इसकी खबरें आई, वो आज तक नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये सारा मतलब हमारे मुल्क की जो सीधा करप्शन वाला मामला है, या हमारे मुल्क के अगर असल सही हुक्मरान हों, नेक लोग हों, ईमानदार लोग हों, जिनको सिर्फ अवाम की फ़िक्र है, तो पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्स की कहते हैं कमी नहीं है। गोल्ड है या गैस है या चीज़ें हैं, लेकिन ना तो आज इंशाल्लाह आगे जो है ना अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। और जैसे बता रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो उस पर वर्कआउट होना चाहिए ताकि जो है जितना भी कर्जा है वो जो उतारा जा सके। अगर जैसे जो कर्ज उतारने के लिए हम पता है क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, मजीद कर्ज लेते हैं। ये गलत है। यानी कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है। जब आप शुरू में कर्ज लिया था तो उस कर्ज को डबल करने का सोचते हैं कि हमने कर्ज डबल किया। हमने मतलब उसकी एक इतनी टेंशन होनी चाहिए। हम लोग अब मैं अपनी बात अगर करूं कि अगर वैसे तो किसी से लेने की कोई आदत नहीं है, लेकिन अगर अपने ही बहन भाई से अगर कोई छोटा मोटा ऐसा हो, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है हम अभी यहाँ बैठ के हम कंट्री के लिए हवाले से बात कर रहे हैं, अपनी जो पर्सनालिटी के हवाले से बात करूँ तो वो भी अगर कुछ हो तो ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा बढ़ के हमें देने का जैसे सोचते हैं। मतलब ये हैबिट में है कि ज़्यादा से ज़्यादा इवन कि अगर किसी ने मदद की है तो उसकी जो है ना उस मदद के लिए पूरी ज़िंदगी का एहसान है, और फिर वो उसको हम रिटर्न भी करें ये सोच रहती है।
और रिटर्न करने के साथ साथ ना कुछ और हम कुछ ऐसा कर सकें, उसके लिए कुछ गिफ्ट दे दें या कुछ ऐसा कर सकें कि कल को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो हमारे काम आ सके और फिर एक दिलों में जगह भी हो। एक कमेंट आप बता रही थी कितनी मरतबा हम IMF के पास जा चुके हैं? हाँ 23 टाइम्स, वो तो मुझे उनके मैसेज से ही पता चला। 23 मरतबा हम IMF के ओह पास क्या जा नाम है, चुके हैं। कमेंट से 23 मरतबा हम लोन ले चुके हैं। और जिन्होंने कमेंट्स किया था ना, आज उनका नाम भी आपने एक वीडियो में लिया है। धनंजय ने जी। तो वो एक रेगुलर वीडियो देखते हैं, अच्छा तो अक्सर भी हमने भी उसी वीडियो में उनका नाम काफ़ी दफ़ा ले चुके हैं क्योंकि वो कमेंट ही इतने ज़्यादा करते हैं। सही। तो खैर मतलब कोई अच्छे लोग अगर ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान के हुक्मरान बने इंशाल्लाह तो शायद इन चीज़ों से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकता है, वरना हुक्मरानों के बेटे, हुक्मरानों की औलादें ही हमारे सर पे रहेंगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।